हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। आज हम बच्चों को डायमेंशनल एनालिसिस का फोर्थ और लास्ट एप्लीकेशन सिखाने जा रहे हैं। क्लास 11th में हमारा जो चैप्टर चल रहा था डायमेंशनल एनालिसिस, उसमें यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में आपको 3 यूजेस ऑलरेडी पढ़ाए जा चुके हैं एग्जाम्पल्स के साथ। आज हम बच्चों को फोर्थ यूज बताने जा रहे हैं और फोर्थ यूज का नाम है टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू द अदर। बल्कि यहां सिस्टम ऑफ यूनिट्स होना चाहिए क्योंकि सिस्टम में काफी सारी यूनिट्स होती हैं। तो आपका एग्जाम्पल हो गया। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको एग्जाम्पल से ही समझाता हूं। जैसे कि हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम है फोर्स। ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं और सारी चीजें उसके बारे में बताई जा चुकी हैं। हम इस समय की जिस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं वो है फोर्स। ऐसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कन्वर्ट 5 न्यूटन इनटू डाइन्स। अब न्यूटन में क्या चीज नापी जाती है ये आपको पता होना चाहिए, पता है ही। न्यूटन में फोर्स नापी जाती है और न्यूटन जो है वो उसका एसआई यूनिट है, यानी एसआई सिस्टम में फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। अब आपको इसको डाइन्स में कन्वर्ट करना है और बच्चों की जानकारी के लिए बता दूं, डाइन्स जो है वो फोर्स का ही यूनिट होता है, लेकिन कौन से सिस्टम में? सीजीएस सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम क्या होता है उसकी जानकारी आपको दे दी गई है सिस्टम ऑफ यूनिट्स नाम के चैप्टर में। तो अब आपको कन्वर्ट करना है एसआई यूनिट फोर्स की 5 न्यूटन, उसको डाइन्स में, जो कि सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है। आपके पास ये तो जानकारी है कि एसआई सिस्टम के हिसाब से 1 मीटर जो कि लेंथ की एसआई यूनिट है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होती है। ये सब बच्चों को पता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो या उसका रिवर्स कर सकते हो। अगर सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है तो 100 से डिवाइड। आपको ये भी पता है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स होते हैं। ये यूनिट्स एसआई सिस्टम की हैं और ये यूनिट सीजीएस सिस्टम की है। और तीसरी यूनिट जो है मास की यूनिट मीटर जो है, लेंथ की यूनिट बदल ली आपने सेंटीमीटर में, मास की यूनिट केजी से आपने बदल ली ग्राम्स में। लेकिन एसआई सिस्टम में टाइम की यूनिट सेकंड ही होती है और सीजीएस सिस्टम में भी वो सेकंड ही होती है, सेंटीमीटर, ग्राम्स और सेकंड। तो इसको बदलने की तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि एसआई सिस्टम में अगर 1 न्यूटन लिखें तो सीजीएस सिस्टम में जो फोर्स की यूनिट डाइन्स है वो कितने डाइन्स होती है। ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया इसीलिए। अगर आपको जैसे मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं ये पता होता है, केजी में कितने ग्राम्स होते हैं उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आपको ये पता होता कि न्यूटन में कितने डाइन्स होते हैं तो आप ये क्वेश्चन कर ही नहीं रहे होते। आप सीधा जितने न्यूटन्स हैं उसमें 1 न्यूटन में कितने डाइन्स हैं वो अगर पता होता तो जितने भी न्यूटन है उससे उस मल्टीप्लाई फैक्टर को कर देते आप मल्टीप्लिकेशन में। जैसे मीटर से सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 करते हैं, केजी से ग्राम बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे न्यूटन से डाइन बनाने के लिए वो वैल्यू जो कन्वर्जन की होती है आप मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन चूंकि आपको ये ही नहीं पता कि 1 न्यूटन में कितने डाइन्स होते हैं और आपको क्वेश्चन में बोल दिया
कि 5 न्यूटन जो कि SI यूनिट है उसको डाइन्स में कन्वर्ट कर दो। तो अब आप ये कैसे करोगे, वही हम सिखा रहे हैं बच्चों को आज की क्लास में। तो क्या सीखना है वो तो आपको पता चल गया है, अब सीखते हैं। इसके लिए मैं ये हटा देता हूं फिलहाल और आपको क्वेश्चन सिखाता हूं। इस क्वेश्चन में भी कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स बताए जाएंगे पिछले सवालों की तरह, पिछले क्वेश्चंस की तरह। वो स्टेप्स अगर आप फॉलो करोगे तो आपका क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। सारे जितने क्वेश्चन आए इस टाइप के कन्वर्जन वाले, सब में एक ही स्टेप फॉलो करना है। सारे स्टेप्स मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूं। सबसे पहले आप ये देखना कि कौन सा सिस्टम, जो यूनिट आपको दी गई है वो कौन से सिस्टम की है। जो यूनिट की वैल्यू आपको दी गई है वो कौन से सिस्टम की है। आपने बोला वो SI सिस्टम की है। और जिस यूनिट में इसे कन्वर्ट करना है वो कौन से सिस्टम की है, वो आपने बोला किसकी, CGS सिस्टम की है। अब आप यहां पर पहले स्टेप में न्यू सिस्टम लिखना, न्यू सिस्टम, जो कि इस केस में CGS है, क्योंकि आप उसको न्यू सिस्टम लिखोगे जिसमें आपको आंसर लाना है, यानी 5 न्यूटन की वैल्यू आपको जिस सिस्टम में लानी है उसे हम हमेशा कहा जाएगा न्यू सिस्टम। और इज इक्वल टू करके आप यहां लिखना गिवन सिस्टम। जो कि कितना है, कौन सा सिस्टम है, SI। गिवन सिस्टम अभी बताया जिसमें आपको वैल्यू दी गई है। हमेशा लेफ्ट साइड में आप वो सिस्टम का नाम लिखना जिसमें आपको आंसर चाहिए, जिसमें कन्वर्ट करना है, और राइट साइड में आप वो सिस्टम लिखना जिसकी वैल्यू, जिस सिस्टम में आपको वैल्यू दी गई है। ऐसा लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना होगा N1 ब्रैकेट में M1 L1 और T1 इज इक्वल टू करके N2 ब्रैकेट में M2 ब्रैकेट में L2 और ब्रैकेट में T2। ये N वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और ये मास लेंथ टाइम की यूनिट्स होती हैं। बच्चों को बताया था फर्स्ट चैप्टर में कि फिजिकल क्वांटिटी में, फिजिकल क्वांटिटी फोर्स हो, मास हो, लेंथ हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, एनर्जी हो, पावर हो, उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक नंबर यानी न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा उसका यूनिट। जैसे कि यहां पर आपसे बोल रहे हैं फोर्स है 5 न्यूटन, तो फिजिकल क्वांटिटी का नाम है फोर्स और नंबर है उसमें 5 और यूनिट है न्यूटन। ठीक है जी। तो ये यहां पर भी करना है आपको, जो भी वैल्यू है N1 M1 L1 T1 N2 M2 L2 T2, ये हर क्वेश्चन में करना है, कन्वर्जन वाले हर क्वेश्चन में। और इनकी पावर्स आपने ले लेनी है ABC। पावर्स कितनी ले लेनी है, ABC। और अगले स्टेप में आपको करना है क्या, N1 इज इक्वल टू N2, N1 इज इक्वल टू N2 करना है। और N1 के साथ ये जो M1 L1 T1 है ये सारे के सारे ट्रांसफर होकर इधर चले जाएंगे यहाँ इनके डिनोमिनेटर्स में, और आप अगला स्टेप ऐसा लिखोगे। ये यहां तक के स्टेप तो आपको सभी क्वेश्चंस में करने होंगे, कन्वर्जन वाले सारे क्वेश्चंस के ये कॉमन स्टेप्स हैं।
अब देखिए यहाँ M2 की भी और यहाँ M1 की भी दोनों की पावर A है, तो मैंने दोनों को एक ही ब्रैकेट में बंद करके उनका कॉमन पावर A लिख दिया। L2 और L1 दोनों की पावर B है, तो मैंने उनको एक ही ब्रैकेट में बंद करके कॉमन पावर V लिख दिया। ऐसे T2 और T1 की कॉमन पावर C लिख दिया है, क्योंकि दोनों तरफ पावर सेम है। अगला स्टेप जो आपका है वो ये कि आपने N1 इज इक्वल टू N2 क्या है? गिवन सिस्टम, जो जिस सिस्टम में आपको वैल्यू दी गई है उसमें नंबर। और अब आप यहां देखो, जिस सिस्टम में आपको वैल्यू दी गई है वो सिस्टम SI है और उसमें नंबर क्या है? 5। तो आप N2 की जगह 5 लिख लेना हमेशा, मतलब जो भी उसकी वैल्यू गिवन हो। यहाँ 5 है तो मैं इसलिए 5 लिख रहा हूं। 5 के अलावा कुछ भी दिया होता, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 50 न्यूटन, तो जो भी नंबर दिया है वो N2 की जगह आ जाएगा। और N1 का वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करना है कि 5 न्यूटन इज इक्वल टू कितने डाइंस, कितने डाइंस में कितने जो है वो N1 है। अब आप ब्रैकेट्स लगाएंगे, पावर A, ब्रैकेट लगाएंगे पावर B, ब्रैकेट लगाएंगे पावर C, अपॉन भी लगा देंगे। सब कुछ वैसा का वैसा ही है। बस अब आपको क्या करना है वो गौर से देखो। M2, L2 और T2, ये M2 है, ये L2 है और ये T2 है। ये मास, लेंथ और टाइम है। कौन से सिस्टम में? गिवन सिस्टम में, जो कि कौन सा सिस्टम है? SI। तो SI सिस्टम में मास होता है 1 kg, यूनिट मतलब उसका मास का यूनिट होता है SI सिस्टम में 1 kg, लेंथ का यूनिट होता है 1 मीटर और टाइम का यूनिट होता है 1 सेकेंड। टाइम का यूनिट क्या होता है? 1 सेकेंड। तो kg, m फॉर मीटर, s फॉर सेकेंड। और नीचे आपका डिनोमिनेटर में M1, L1 और T1 है। और M1, L1 और T1 क्या था? न्यू सिस्टम में मास, लेंथ और टाइम। और वो न्यू सिस्टम क्या था? CGS, जिसमें आपको कन्वर्ट करना है। तो आप इनकी वैल्यू रख लो। मास की वैल्यू, मास की यूनिट कहना चाहिए, CGS सिस्टम में ग्राम्स होती है। लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर होती है और टाइम की यूनिट तो दोनों ही सिस्टम में सेकेंड होती है। ठीक बात है जी। अब आखिरी स्टेप आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बता देता हूं मैं यहां साइड में इसलिए क्योंकि उस चीज को यहां फिट करने की या वैल्यू पुट करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो लिखा हुआ ये वाला पोर्शन है, इसका काम अब खत्म हो चुका है, इसलिए मैं इसको हटा देता हूं, जिससे हमें थोड़ा आपका स्पेस मिल जाएगा। इस चीज को आपने रिमूव कर दिया है। रिमूव यहाँ पर हो चुका है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपके पास तो ये वीडियो में रिकॉर्डेड है, चाहो तो बैक करके फिर से देख सकते हो क्या रिमूव किया था। अब आगे बढ़ने से पहले जरा साइड में एक बार गौर फरमाएं, तो जिस फिजिकल क्वांटिटी को आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम में बदल रहे थे, न्यूटन से डाइन में बदल रहे थे, वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? क्या नाम है उसका? उसका नाम है फोर्स। F फॉर फोर्स लिखा है और उसी की वैल्यू 5 न्यूटन थी। आपको सबसे पहले याद करना है फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, जो आपको अब तक याद हो जाना चाहिए। और ये फाइंड आउट करना भी मैंने बता दिया था, सबसे पहले दिन यही बताया था। अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला देखने पर आपको पता चलेगा m की पावर 1 है, l की पावर 1 है और t की पावर -2 है। आपने क्या करना है? आपने यहां से A को, यहां से B को और यहां से C को हटा देना है और उनकी जगह ये जो m है, ये मास, इसकी जगह आपको 1 लिखना है। B जो
पावर है किसकी, एल की, उसकी जगह आपको 1 लिखना है, और c किसकी पावर है, टाइम की, t की, उसकी जगह -2 लिखना है। ऐसा क्यों लिखना है, क्योंकि आपने फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करा है जिसमें m की पावर 1 है, l की पावर t है और t की पावर -2 है। m की पावर 1 है, l की पावर 1 है, t की पावर -2 है। तो पावर यहाँ 1 है तो यहाँ भी मास के ऊपर पावर 1 लगा दिया। जो भी क्वांटिटी आप चेंज कर रहे हो उसके डायमेंशनल फॉर्मूला में मास लेंथ टाइम की जो पावर्स हैं वो ABC की जगह रख दी जाए। ऐसा करने के बाद आपको अगला स्टेप दिखाया जा रहा है, और अगले स्टेप के लिए यहाँ थोड़ी सी जगह बन गई है हमारे पास। तो अब आपने अगला स्टेप लिखा है, मैं यहां से लिखना शुरू करता हूं। N1, यही N1 है, इज इक्वल टू 5। अब यहां ब्रैकेट में 1 kg है, और बच्चे जानते हैं 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो आपने यहां लिख लेना है 1000 ग्राम्स, और नीचे तो ग्राम है ही, यानी केजी को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेना है। ये सारे बच्चे जानते हैं, इतना तो छोटी क्लास से ही। पावर 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, पावर 1 के अलावा कुछ और होती है तो हमें लिखना पड़ता है। उसके बाद अगला ब्रैकेट लगेगा जिसमें यहां पर 1 मीटर है, तो आप उसकी जगह लिख दोगे 100 सेंटीमीटर, और नीचे तो 1 सेंटीमीटर है ही डिनोमिनेटर में। पावर 1 है तो उसको भी हम नहीं लिखेंगे। और आखिरी में ये तो 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड है ही, पावर -2 है तो लिख देते हैं। अब आपने क्या करना है, ग्राम से ग्राम आपका कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, ये 1 बचेगा। अब आप N1 जब लिखोगे तो आप लिखोगे 5, यहां क्या बचा है, मल्टीप्लाइड बाय 1000, यहां बचा है 100, और यहां सब कैंसिल हो जाने के बाद 1 बचेगा। 1 की पावर कितनी भी हो, माइनस या प्लस में, आंसर 1 ही आता है। 1 की पावर कितनी भी हो आंसर 1 ही आएगा, माइनस भी प्लस भी। 1 की पावर 5 हो, 10 हो, 50 हो, 100 हो, आंसर 1। तो 1 की पावर -2 है तो आंसर 1 ही आएगा, यानी 1 लिख भी दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मल्टीप्लाई में। तो अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप 5 के आगे 5 0 भी लगा सकते हो, लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लिखने की वो ऐसे है। यहां मैं आंसर के तौर पे साइड में उसको लिखकर बता रहा हूं। आपके पास N1 का जो वैल्यू है वो आपने ऐसे लिखना है, 5 मल्टीप्लाइड बाई, कितने जीरोस हैं, 1 2 3 4 5, 10 टू द पावर 5। और कौन से सिस्टम में कन्वर्ट करना था, CGS सिस्टम में, जिसमें CGS सिस्टम में N1 उसका नंबर था, तो ये नंबर आ चुका है। आगे आप यूनिट लिख दें अपने आप, DYNES, डाइन्स। क्योंकि आपसे कहा गया था जो भी नंबर आएगा न्यूटन से बदलकर वो डाइन्स में होगा, यानी CGS सिस्टम में। अब आपको ये नहीं पता था कि 1 न्यूटन में कितने, ये 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये आपको पता था, लेकिन 1 न्यूटन में कितने डाइन्स होते हैं वो आपको नहीं पता था। फिर भी आपने 5 न्यूटन में कितने डाइन्स हैं, कन्वर्ट 5 न्यूटन इनटू डाइन्स, तो सीधा सीधा आपके पास आंसर आ गया। तो इससे आपको कन्वर्जन करना पता चल गया है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम का। इसमें कोई थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं है इस पूरे चैप्टर में, इसीलिए मैंने हर यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस को एग्जाम्पल देकर समझाया है। एग्जाम्पल से ही समझ सकते हैं, और इस चैप्टर से आएगा भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही।
इन चारों में से किसी एक टॉपिक पर या एक से ज्यादा टॉपिक्स पर भी आता है। अब इस प्रोसेस को ही रिपीट करना है बार बार हर क्वेश्चन में। ये बात आपको दिखाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल और करके बता देता हूं, जिससे बच्चों को पता लगे कि क्वेश्चन इस टॉपिक पर कोई भी आए, हमें प्रोसीजर एक ही अप्लाई करना है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपके पास आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में भी वही लिखा है, एग्जाम्पल जो है, कन्वर्ट 7 जूल्स इनटू अर्ज। जूल जो है वो एसआई यूनिट है किसका? फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू NU लिखते हैं। यहां वो फिजिकल क्वांटिटी है एनर्जी, और N नंबर है जो आपको दे रखा है 7, और यूनिट है जूल। और आपको उसे कन्वर्ट करना है इस यूनिट में। याद भी कर लें बच्चे, जैसे फोर्स का CGS यूनिट डाइन्स होता है, एनर्जी का CGS यूनिट अर्ज होता है। अर्ग भी बोलते हैं कई लोग, अर्ज भी बोलते हैं। इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन का बड़ा प्रॉब्लम है, एक ही लेटर, एक ही अल्फाबेट अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस किया जा सकता है, और कई बार तो साइलेंट भी रहता है। हिंदी में अगर बिंदी भी लगेगी तो उसकी आवाज आती है, अंग्रेजी में तो पूरा वर्ड ही साइलेंट हो जाता है। तो कोई बात नहीं है, आपको एग्जाम में बोल के तो आना नहीं है, लिख के ही आना है। तो ERG अर्ज आपका CGS यूनिट होता है एनर्जी का। तो ये यूनिट्स भी आपको याद होने चाहिए, CGS यूनिट कौन कौन से होते हैं, क्या क्या नाम होते हैं उनके। तो अभी आज आपने 2 चीज सीख ली है, अगर नहीं पता है तो, कि फोर्स का CGS यूनिट डाइन्स होता है और एनर्जी का CGS यूनिट अर्ज होता है, और आपको जूल से अर्ज में कन्वर्ट करना है। लेकिन आप ये नहीं जानते कि 1 जूल में कितने अर्ज होते हैं। ये क्वेश्चन मार्क इसीलिए लगाया है कि कितने अर्ज हैं वो आपको पता नहीं। अगर 1 जूल में कितने अर्ज हैं वो पता होते तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते, जैसे मीटर से सेंटीमीटर के लिए कर देते हैं। तो देखें हमारे पास इसके सॉल्यूशन के लिए क्या क्या करना है, वही मैंने बताया था। सबसे पहले न्यू सिस्टम, यहां से लिख देता हूं, न्यू सिस्टम जो है क्या, CGS, और फिर इज इक्वल टू गिवन सिस्टम जो कि है SI, और जो जो स्टेप पहले थे वही लिखने हैं, N1, M1, L1, T1, N2, M2, L2 और T2। पावर हमेशा ABC रखनी है। अगले स्टेप में आपने N1 को एक तरफ रख के इक्वल टू लगा के सबको उधर ट्रांसफर कर देना है। M2 के नीचे M1 आ जाएगा, L2 के नीचे L1 आ जाएगा, L3 के नीचे, सॉरी टाइम है ये, T2 के नीचे T1 आ जाएगा, और पावर क्या रहेंगी, A, B और C। और नेक्स्ट लाइन में आपका N1, यहाँ N2 जो है वो ऐसे ही रहेगा, ये N2 यहाँ लिखना छूट गया था, मिसप्रिंट। N1 को यहाँ रख के बाकी सबको दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दिया, और N2 तो एज इट इज आ गया, M2 के नीचे M1, L2 के नीचे L1, T2 के नीचे T1, और पावर्स भी कॉमन कर दी दोनों की।
अब पावर्स कॉमन करने के बाद अगले स्टेप में आपको N2 का वैल्यू गिवन है, क्योंकि गिवन सिस्टम SI है, SI सिस्टम में नंबर जो है वो 7 है। 7 लिख दिया, ब्रैकेट्स बनाएंगे, ये लो जी ब्रैकेट्स बना दिए। अब M2L2T2 M2L2T2 गिवन सिस्टम में मास लेंथ टाइम है, वो तो आपको पता ही है, kg, मीटर और सेकंड। और M1L1T1 न्यू सिस्टम जो कि CGS है, उसमें मास लेंथ टाइम है ग्राम्स, सेंटीमीटर और सेकंड। अब पावर ABC यहां रखेंगे तो बाद में हटानी पड़ेंगी और उनके वैल्यू लिखने पड़ेंगे। तो पावर की जगह क्या लिखना है, उसके लिए एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहा हूं। ये फॉर्मूला कहां से आया है, ये भी आपको पिछले वीडियोस में, पिछले लेक्चर्स में बताया जा चुका है, और टेबल भी है, उससे आप देख सकते हो। फाइंड आउट करने का तरीका भी बता दिया। मैं जो नया कोई क्वांटिटी आता है उसका डायमेंशन हमेशा निकाल कर दिखा देता हूं। इसको मैं पहले फाइंड आउट करवा चुका हूं, मेथड भी, इसलिए नहीं बता रहे, टाइम वेस्ट होगा आपका ही। अब m की पावर 1 है, l की पावर 2 है, t की पावर -2 है, -2। अच्छी तरह बना देते हैं, बच्चे कंफ्यूजन ना हो। अच्छी तरह नहीं बन रहा, ये दोबारा बनाया जाएगा, पूरा ही हटा देते हैं। ये हो गया आपका -2। अब मैं एक लाइन खींच देता हूं जिससे आपका इसी पार्ट में क्लियर हो जाए मामला। ये यहां एक लाइन खींच देते हैं तो आपका बचा हुआ पोर्शन यहीं पर सेटल डाउन हो जाएगा। ये हटा देता हूं मैं, क्योंकि ये एक जूल में कितने अर्ज हैं वो तो वैसे भी नहीं पता हमको। तो अब आपका जो बचा हुआ पार्ट है वो मैं यहां लिखता हूं, N1 इज इक्वल टू 7, और ब्रैकेट में क्या है 1 kg है ऊपर लिखा हुआ। 1 kg की जगह आपको 1000 ग्राम्स कर देना है, नीचे 1 ग्राम है ही, पावर 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अगला ब्रैकेट, अगले ब्रैकेट में ऊपर है 1 मीटर, तो आप लिख दोगे 100 सेंटीमीटर, नीचे 1 सेंटीमीटर है ही, पावर 2 है, और ये 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, तो ये 1 ही आएगा, और 1 की पावर -2 हो या +2 हो या कितनी भी हो, 1 ही रहेगी, तो इसलिए मैं यहीं पर इसको छोड़ रहा हूं। अब बचा हुआ जो पार्ट है उसमें ग्राम से ग्राम्स कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। आपके पास N1 का जो वैल्यू आया है वो 7 मल्टीप्लाइड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई, अब ये 100 का स्क्वायर है, 100 का स्क्वायर का मतलब 100 इंटू 100, स्क्वायर के लिए 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 का पावर 1 है तो इसलिए एक ही बार। अब आप इसमें आगे काउंट करेंगे जब 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 0 होने की वजह से N1 का वैल्यू आपके पास 7 इंटू 10⁻7 आ जाएगा, और यूनिट का नाम आपको पहले ही बता रखा है, वो आप यहाँ पर पुट कर देंगे ERG। ये आपके पास आ चुका है 7 न्यूटन में कितने कितने अर्ज होते हैं, यानी जो भी नंबर है उसे 10⁻7 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। अगर आपको ये पता होता कि 1 जूल में कितने अर्ज हैं, तो आप 7 जूल में कितने अर्ज हैं ये आसानी से पता लगा लेते। 7 जूल में कितने होंगे, 7 इंटू 10⁻7,
लेकिन आपको पता नहीं था, इसलिए आपको ये सारा मेथड करना पड़ा। तो जिनके बारे में आपको ऐसा कन्वर्जन फैक्टर नहीं पता होता है, उनका कन्वर्जन कैसे करते हैं एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में, वो आपने इन 2 एग्जाम्पल्स की हेल्प से सीख लिया है। और इसी के साथ आपका 4th एप्लीकेशन भी फिनिश होता है। बच्चों के पास क्वेश्चन पेपर है जिसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं सभी एप्लीकेशंस पर। फटाफट से जल्दी वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, और अगर उसमें कोई डिफिकल्टी है तो मुझे कॉल करके पूछेंगे, मैं उन डिफिकल्टीज के लिए एक अलग से बच्चों को लेक्चर बनाकर भेज दूंगा, ऐसा ही वीडियो एक्सप्लेनेशन। बट फटाफट उसको फिनिश जरूर करें और मुझे कांटेक्ट करेंगे। अगले लेक्चर में आपको नया चैप्टर सिखाया जाएगा जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम। तब तक आप इसकी बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, क्योंकि इस पूरे यूनिट में से न्यूमेरिकल क्वेश्चन 2 ही चैप्टर्स में से आते हैं, जिनमें से पहला सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला चैप्टर है ये, एंट्रेंस एग्जाम में भी और 11th के एग्जाम में भी। तो अब मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। क्वेश्चन करते रहें और प्रॉब्लम पूछते रहें और समझते रहें।